हेलो और नमस्कार साथियों। एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2026 और 27 में किए गए कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रावधानों के बारे में। अगर हम देखें, यहाँ पर बात करते हैं यूनियन बजट की, तो ये एक तरह का एकल बजट होता है जो हमारे आने वाले फाइनेंशियल ईयर को क्या क्या जो है वहां पर काम किए जाने हैं, कितना कितना जो है उसमें व्यय किया जाना है, खर्चा किया जाना है, उस सभी का जो है एक लेखा जोखा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये यूनियन बजट एलोकेट किया जाता है, इसके जो अलग अलग प्रावधानों के आधार पे जो है इसको अलग अलग मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को जो है एक तरह से आवंटित किया जाता है। ठीक है, या इसको अनुदानित किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, ये डिफरेंट मिनिस्ट्री जब इसको अपने पास जो है एक तरह से, या ये डिफरेंट मिनिस्ट्री के लिए जब भी ये एलोकेट किया जाएगा, तो उस बजट के आधार पे वो क्या करेंगी, जितनी भी उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, चाहे वो फिर सेंट्रल सेक्टर की स्कीम हो, चाहे फिर वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम हो, या किसी स्टेट की कोई स्कीम हो। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये बजट निर्धारित किया जाता है, ताकि जितनी भी जो योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा, विभागों के द्वारा, उन स्कीम्स को जो है एक तरह से फुलफिल किया जा सके, उनकी जो भी ओवरऑल एक तरह से उनमें व्यय होना है वो पूरा किया जा सके। ठीक है। तो अगर हम इस वर्ष के बजट की यहाँ पर बात करते हैं, तो आज हम कंप्लीटली यहाँ पर जानेंगे, ओवरऑल नहीं पढ़ने वाले हैं। हम जानने वाले हैं जो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सेक्टर हमारे पास रहते हैं, एलाइड सेक्टर रहते हैं, फिशरी हो गया, लाइव स्टॉक हो गया। ठीक है, इन फूड और फूड इंडस्ट्रीज हो गया, इससे संबंधित जो हम बात करने वाले हैं, कितना व्यय जो है इनमें किया जाना है, कौन कौन से नए प्रावधान और कौन कौन सी नई योजनाओं में जो है कितना यहाँ पर आवंटित या अनुदान जो है किया गया है धनराशि का। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि ये जो ओवरऑल बजट हमारे पास रहता है वर्ष 2026-27 के लिए, इसके जो मेजर तीन जो प्रावधान है वो क्या क्या यहाँ पर रखे गए हैं। यानी कि इसको जो है तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है, और उन्हीं तीन अलग अलग भागों को नाम दिया गया है तीन कर्तव्य। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? तीन कर्तव्य जो है इनको नाम दिया गया है। अगर हम बात करें, देखिए इसको कर्तव्य भवन में जो है बनाया गया इस बजट को, तो इसलिए इसका नाम जो है, आगे इसके जो जितने भी हमें ये फेजेस देखने को मिलते हैं, इनको कर्तव्य नाम इसलिए जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और मेजरली अगर हम बात करें फोकस किस चीज पे, अभी युवा शक्ति प्रेरित जो है ये बजट है। यानी कि मेजर यहाँ पर फोकस किस चीज पे है? यूथ पे जो है यहाँ पर मेजर फोकस है, एआई पे जो है यहाँ पर मेजर फोकस है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो है यहाँ पर ज्यादा फोकस है। देखिए ओवरऑल अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो देखिए किस पे फोकस रहता है, मेजरली फोकस यहाँ पर है पुअर यानी कि गरीब लोगों पे मेजर यहाँ पर फोकस है। अंडर प्रिविलेज्ड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए तो इस तरह के लोग जो आर्थिक तौर पे कैसे हैं भाई, एक तरह से जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, ऐसे लोग हो गए, जो वंचित लोग हो गए, उन तक सुविधाएं पहुंचाना, और जिन तक जो है योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, उन लोगों को यहाँ पर ज्यादा क्या किया गया है, एक तरह से जोड़ा गया है और जोड़ने की कोशिश की गई है अलग अलग प्रावधानों के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुख्य विषय की हम बात करें तो युवा शक्ति प्रेरित बजट जो है इसे कहा गया। तीन जो है यहाँ पर कर्तव्य निर्धारित किए गए। तीन कर्तव्य कौन कौन से रहते हैं पहले इनको जान लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और जानेंगे एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनके लिए कितना कितना बजट जो है यहाँ पर उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहले कर्तव्य की हम बात करते हैं तो क्या है भाई, एक्सिलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि सिंपल सी बात है, किस चीज पे ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर आर्थिक विकास को तेज एवं सतत बनाए रखने पे जो है यहाँ पर मेजर फोकस किया गया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। डिफरेंट बिजनेसेस, चाहे वो माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, जिस तरह के भी बिजनेसेस हो, उनको जो है एक तरह से हम आगे लाएं, उनको जो है और ज्यादा प्रोत्साहित करें, लोगों को उनके साथ जोड़ने की कोशिश करें। इसलिए अलग अलग योजनाओं का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, दूसरा अगर सेकंड कर्तव्य की हम यहाँ पर बात करते हैं, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर कहेगी कि नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करना तथा उनकी क्षमता को बढ़ावा देना, ये जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कर्तव्य रहता है। ठीक है, एक तरह का टारगेट रखा गया है कि जितने भी लोग हैं उनको हम ट्रेन करें, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है करें, उनको जो है ट्रेनिंग के माध्यमों से इतना सक्षम बनाएं कि वो जो है अपने ही बिजनेसेस और व्यापार जो है चला सके। ठीक है, छोटे उद्यम जो है वो खोल सके, स्मॉल इंटरप्राइजेस तक जो है वो क्या करें, काम करें, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है वो फिर मीडियम और लार्ज इंटरप्राइजेस तक वहां पर पहुंचे। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जो तीसरा कर्तव्य यहाँ पर है वो है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण को जो है यहाँ पर से समावेशी विकास जो है सुनिश्चित करना, ये तीसरा संकल्प जो है यहाँ पर रखा गया है। यानी कि ओवरऑल जो है यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी भी, जैसे यहाँ पर पहले ही हमने मेंशन किया था, पहले ही बात कर दी गई है, यहाँ पर मेंशन किया गया है बजट के अंतर्गत कि पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज जो लोग हैं उन तक जो है यहाँ पर सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, उनको जो है यहाँ पर हम बिजनेसेस में या लाइवलीहुड प्रोग्राम्स में जो है एक तरह से इन्वॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास रहते हैं इसके 3 कर्तव्य, ये हमने यहाँ पर समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कितना कितना बजट एलोकेशन जो है यहाँ पर की गई है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए। शुरुआत करेंगे, देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जैसे हम जानते हैं इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारे पास 2 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा हमारे पास रहता है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी कि एक आपका DAFW हो गया, दूसरा हमारे पास डेयर हो गया। डेयर यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड काम करता है या एजुकेशन को एक तरह से एजुकेशन और रिसर्च की फील्ड में काम करता है, और एक जो है फार्मर्स के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास इसके अंतर्गत विभाग देखने को मिलते हैं। अगर पूरी राशि की यहाँ पर हम बात करें, देखिए तो कितना यहाँ पर देखिए इनके लिए अनुदान दिया गया है, इसकी अगर बात की जाए तो देखिए बजट जो एलोकेट किया गया है हमारे पास 1,40,528.78 करोड़ रुपए का बजट जो है इन दोनों विभागों के लिए दिया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए जो है आवंटित किया गया है। और इस तरह से ये दोनों बजट जो है दोनों के लिए यहाँ पर समान रूप से, या हम कह सकते हैं असमान रूप से जो है यहाँ पर क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री MOFPI के लिए जो है यहाँ पर लगभग 4,064.16 करोड़ रुपए का जो बजट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, जिसका जो ओवरऑल इस्तेमाल होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे। ठीक है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज पे और इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स यहाँ पर चल रही हैं इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उन पे जो है इसका व्यय किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए जो बजट एलोकेशन की है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी अगर हम बात करें तो लगभग देखिए यहाँ पर आपका 2,39,521.37 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर इनके लिए अनुदान किए गए हैं, ओवरऑल जो है एलोकेट किए गए हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास 2 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें देखिए पहला जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर हो गया, दूसरा जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह से उनके लिए बजट एलोकेट किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की अगर हम बात करें तो देखिए 8,915.26 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है वर्ष 2026-27 के बजट में इनके लिए। 2 डिपार्टमेंट हमें इसके अंतर्गत भी देखने को यहां पर मिलते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो फिशरी सेक्टर संबंधित काम करता है, फिशरी रिलेटेड जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या जो हमारे पास सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स होती हैं उनमें जो है इस पैसे को खर्च किया जाएगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो है इसको खर्च किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो आपका डेयरी सेक्टर हो गया, डेयरी कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो है क्या करता है, कामों में इन्वॉल्व होता है, डेयरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट रिलेटेड कामों में इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए लगभग 6,153.46 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रहती है जो हर एक मिनिस्ट्री के साथ मिलजुल करके यहाँ पर काम करती है, पैरेलली काम करती है, चाहे हम बात करें एग्रीकल्चर की, चाहे हम बात करते हैं MOFPI की। क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है तो इसके अंतर्गत जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अपेडा, ठीक है, जो अपेडा ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। और जैसे कि हम जानते हैं जो एक्सपोर्ट है इंडिया के द्वारा वो भी हर एक कमोडिटी में, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका एक्सपोर्ट जो है काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो उसमें अपेडा ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है वो इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यानी कि इस पैसे का जो व्यय होगा कहीं ना कहीं जो है इन अपेडा रिलेटेड जो डेवलपमेंट, मार्केट प्रमोशन हो गया या मार्केटिंग डेवलपमेंट रिलेटेड हो गया, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट में जो है इसका काम में इसको लाया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो भी यहाँ पर आवंटित ये रकम हमारे पास रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए 17,843.90 करोड़ रुपए का जो है ये व्यय किया गया है इसमें। यहाँ पर भी हमें 2 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, एक है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और दूसरा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड।
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से व्यय किया गया है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए इनके लिए भी जो है एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर जो है इसका प्रावधान किया गया है। लगभग देखिए यहाँ पर 1,77,061.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हमें इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, तीसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से देखिए एक और चीज हमारी क्लियर हो रही है कि मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से हमारे पास विभाग आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करें तो 3,759.46 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर प्रावधान आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए किया गया है। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की तो देखिए ये एनवायरनमेंट रिलेटेड काम करते हैं, फॉरेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, रीफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन जैसे प्रोग्राम को चलाना, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह एक तरह से अरेंज करना, वर्कशॉप जो है कंडक्ट करवाना, लोगों को जागरूक करवाना, वातावरण पर्यावरण के लिए जो बदलता हुआ मौसम है, जलवायु है, उसके प्रति जो है एक तरह से जागरूक करवाना, ये सारे काम जो है किसके रहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज के रहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि हम जो है मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो हम डायरेक्ट जो है फूड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें ये जानना भी जरूरी यहाँ पर है कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, इसके लिए कितना जो है बजट एलोकेशन की गई है, कौन कौन से अलग अलग विभाग इसमें आते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग जो है आपका यहाँ पर 1,06,530.42 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए देखिए डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, 2 तरह के विभाग इसके अंतर्गत आते हैं और इनके लिए जो है इस प्रकार से ये बजट का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये भी एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो हर एक सेक्टर के साथ मिलजुल करके काम करती है, क्योंकि बिजनेसेस जो है माइक्रो बिजनेसेस हो, स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, सारे के सारे बिजनेसेस जो है किसी ना किसी सेक्टर से जरूर जुड़े होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, फूड सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के एलिड सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। वहीं पर देखा जाए तो आपके जो अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी जो है आपके स्मॉल, माइक्रो, मीडियम, लार्ज बिजनेसेस जो है वहां पर होते हैं। तो इनमें जो है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, चाहे फूड सेक्टर की हम बात करें। मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो देखिए माइक्रो से लेकर के, स्मॉल से लेकर के, मीडियम से लेकर के लार्ज एंटरप्राइजेस तक जो है अलग अलग रूरल पॉपुलेशन से लेकर के और अर्बन पॉपुलेशन तक जो है इनमें जुड़ी हुई है। अगर बात की जाए देखिए यहाँ पर बजट के प्रावधान की तो 24,566.27 करोड़ रुपए जो है इन एमएसएमई के लिए जो है यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। क्लियर हो गया इतना? अब चलिए यहाँ पर मेजरली हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और फूड रिलेटेड सेक्टर्स में अलग अलग इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, या इसके अलावा वहां पर रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में क्या क्या प्रावधान जो है यहाँ पर किए गए हैं, मेजरली कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे भारत विस्तार, जो एक तरह की डिजिटल कृषि प्रणाली को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, एक तरह का एआई प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड करेगा। अगर हम पूरे नाम की बात करें देखिए क्या है, क्या कहा जाता है इसे? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, यानी कि किस तरह का सिस्टम है? वर्चुअल सिस्टम है, यानी कि हमें जो है यहाँ पर एक पोर्टल के माध्यम से सारी की सारी जानकारियां जो है उपलब्ध हो सकती है। कोई किसान है वो सारी की सारी जानकारी जो है यहाँ पर ले सकता है, एआई की जानकारी जो है यहाँ पर एआई से जानकारी ले सकता है, मौसम की जानकारी ले सकता है, कौन सी फसल उगानी है उसकी जानकारी ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है, क्या किया गया है कि जो एक एग्रीस्टैक पोर्टल है, ठीक है, एग्रीस्टैक पोर्टल यानी कि जहां पर भूमि, फसल, मौसम संबंधी जो डिजिटल डेटा है वो रहता है, और दूसरा जो आईसीएआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो भी यहाँ पर हमारे लिए जो अलग अलग पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं फसलों के लिए, कि फसलों में कितना फर्टिलाइजर डाला जाना चाहिए, किस तरह से सोइंग की जानी चाहिए पर हेक्टेयर, कितनी जो है बीज दर लगनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एक पूरा पैकेज क्या कहलाता है? पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, जो आईसीआर के द्वारा जारी किया जाता है। तो इन दोनों को क्या करेगा? ये जो विस्तार पोर्टल है ये कनेक्ट करेगा। अब दोनों को कनेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये इजी रहेगा, किसान को ये जानना इजी रहेगा कि किस मौसम में वो कौन सी फसल उगाए, कितना उसके लिए बीज दर वो रखे। ठीक है,
इन सारी चीजों के बारे में जो है इजीली जानकारी वहां पर ली जा सकती है, क्योंकि इन पोर्टल्स को दोनों की जानकारी एकत्रित तरीके से हमें यहाँ पर विस्तार के अंतर्गत मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। किसी तरह की कोई देखिए फसलों में बीमारी हो जाए, जैसे हम एआई सिस्टम देखते हैं, आप वो फोटो क्लिक कर लीजिए, वो फोटो जो है आप अपलोड कर लीजिए, वहां से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि क्या ये सिम्टम है, किस बीमारी की ये सिम्टम है, क्या इसका इलाज किया जा सकता है, वो सारी चीजों का प्रावधान जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत रहता है। तो इसको जोड़ने के जो है यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, यानी कि यह एक जो है कैसा है, बहुभाषी है, यानी कि ये मल्टी लैंग्वेज इसमें रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक सिंगल भाषा इसमें है, अलग अलग भाषाओं में आप जो है यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, मल्टीलिंगुअल है। और अपने कृषि में जो भी आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, क्रॉप से रिलेटेड, क्रॉप से संबंधित, वो आप यहाँ पर इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्रीस्टैक पोर्टल और आईसीआर का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को यहाँ पर कंबाइन तरीके से एक तरह से जोड़ा जाएगा, और उससे जो है एक तरह से बिल्कुल एआई लाइक जानकारी जो है हम ले सकते हैं, किसान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड देखिए आता है हमारे पास यहाँ पर बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम जो है, इसका पूरा नाम अगर हम बात करें देखिए, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर एकेडमिया नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। अगर इसमें हम व्यय प्रावधान की बात करें तो देखिए कितना जो है बजट के अंतर्गत रखा गया है, 10,000 करोड़ आगे के 5 वर्षों तक जो है इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों तक जो है इसमें खर्चा किया जाएगा। अब ये क्या है भाई बायोफार्मा, अगर इसकी हम बात करें देखिए, तो इंडिया जो है धीरे धीरे क्या बन रहा है, एक तरह से मेडिसिन के लिए जो है हब बन रहा है, हेल्थ केयर मेडिसिन के लिए एक तरह से हब बन रहा है। यानी कि इंडिया में अगर देखा जाए तो जो बायोलॉजिक्स यानी कि एक तरह से जो जैविक औषधियां हैं, उनका जो है ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बायोसिमिलर्स, यानी कि ये भी एक तरह की औषधियां रहती है जो एफडीए के अंतर्गत पहले से हैं। ठीक है, जो एफडीए के अंतर्गत पहले से हैं, बट इनका जो पेटेंट वगैरह है वो एक्सपायर हो चुके हैं, बट इंडिया जो है उन पे निरंतर काम कर रहा है। ठीक है, दूसरे जगहों पे इनके पेटेंट एक्सपायर कहीं पर है, तो इंडिया जो है इस पे भी काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह की दवाओं को भी क्या कर रहा है, बना रहा है। वैश्विक केंद्र बनाने पे जो है यहाँ पर फोकस किया गया है कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर का जो है भारत को वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है अगले 5 वर्षों तक के लिए 10,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें देखिए, ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से पशु औषधि एवं कृषि जैव प्रौद्योगिकी को भी एक तरह से प्रोत्साहन देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वेटनरी मेडिसिन वगैरह होगी, या अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बेस्ड भी जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मेडिसिन वगैरह जो है यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होंगी। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है ये काम करेगा। अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर मुख्य क्या क्या जो है इसके लिए प्रावधान, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाना है, अगर इस चीज की बात की जाए देखिए, तो 3 नए राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना जो है यहाँ पर की जाएगी। 3 ये पूरी तरह से नए बनाए जाएंगे। जो पहले से हैं, कितने हैं, 7 पहले से जो है यहाँ पर हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च देखने को मिलते हैं, उनमें 3 और जोड़े जाएंगे, और जो पहले से 7 हैं उनमें जो है और ज्यादा इंप्रूवमेंट वहां पर की जाएगी। जो चीजें उनमें पुरानी हो चुकी है उनको शिफ्ट किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, और ज्यादा टेक्नोलॉजी उनमें एडॉप्ट करवाई जाएगी। ठीक है, 1000 क्लिनिकल परीक्षण केंद्र जो है यहाँ पर एक तरह से स्थापित किए जाएंगे, ये भी यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को जो है और ज्यादा सशक्त बनाना जो है इस ओवरऑल बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम का एक तरह से मोटिव रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कृषि आधारित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, यानी कि जो एग्रीकल्चरल बेस्ड माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, उद्यम, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, वो जरूरी नहीं छोटे बिजनेसेस हो, ये माइक्रो यानी कि छोटे हो सकते हैं, कोई एक किसान भी अपने लेवल पे बिजनेस कर सकता है। दूसरा अगर देखा जाए तो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, कुछ किसान मिलकर के कर सकते हैं, बहुत सारे किसान मिल करके कर सकते हैं। मीडियम बिजनेसेस, अगर एक्सपोर्ट रिलेटेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम बिजनेसेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो आपका लार्ज एंटरप्राइजेस हो गया। ठीक है, जो देश विदेश तक फैला हुआ रहेगा, तो इस पे जो है काम किया जा रहा है। और अगर हम बात करें देखिए, 2 अलग अलग इसमें एक तरह से फेज बनाए गए, जिसमें अगर हम बात करें, एक है इसमें आपका एसएमई ग्रोथ फंड जो है रिलीज किया जाएगा, यानी कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके लिए जो है फंड रिलीज किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपका क्या है, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड जो है इसे कहा जाता है। लगभग इसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात करें देखिए, इससे क्या होगा भाई, जो खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो एक तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उनको जो है यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस फंड के जरिए।
वो इंडस्ट्री किस चीज से रिलेटेड काम कर रही है, जैसे हम फूड पैकेजिंग रिलेटेड या कोल्ड चेन संबंधित वो काम कर रही हैं, या जो है तेल बीज प्रसंस्करण ऑयल सीड प्रोसेसिंग रिलेटेड काम कर रही हैं, या वो किसी तरह के जो है डेयरी सेक्टर है या कोई डेयरी इंडस्ट्री है, उन सभी बिजनेसेस के लिए जो है यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सहायता प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा है कि भविष्य के चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए दूसरा जो इसका खंड ख रहता है उसमें क्या रखा गया है, देखिए खाद्य प्रसंस्करण एवं निर्यात प्रोत्साहन। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, दूसरे पे अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जाएगा। जिसमें अगर बात करें, देखिए जो पूंजीगत वस्तुएं यानी कि जो कैपिटल गुड्स हैं उन पे देखा जाए तो जो शुल्क है, सीमा शुल्क है, वो यहाँ पर उसमें छूट दे दी गई है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पर हमारे पास एक तरह से एक्सपोर्ट बिजनेसेस देखने को मिलते हैं जिसमें क्या करना पड़ता है भाई, हमें हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सरकार को एक्सपोर्ट ड्यूटी हमें देनी होती है, तो बहुत सारे ऐसे जिनमें छूट दे दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर लिथियम आयन सेल निर्माण हेतु मशीनरी आयात पर छूट यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए आयात और निर्यात दोनों पे यहाँ पर जो है एक तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है, छूट दे दी गई है। अगर हम बात करें, देखिए लिथियम आयन सेल की जो एक तरह से मशीनरीज बनाने में, फूड इंडस्ट्री की मशीनरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल में लाए जाते हैं भाई, ठीक है, तो इनको अगर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से, तो उस पर भी जो है एक तरह से टैक्स में छूट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए रुपए 10 लाख कुरियर निर्यात सीमा जो है समाप्त हो चुकी है, जिससे लघु खाद्य उद्यमों को जो है लाभ पहुंचेगा। यानी कि क्या होता था पहले कि जब भी कोई एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, ठीक है, कोई स्मॉल माइक्रो बिजनेस ऑपरेटर कोई है, वो अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है किसी कंसाइनमेंट को, तो उसकी कंसाइनमेंट का जो पहले दाम होता था कि वो 10 लाख से ज्यादा की आइटम्स को जो है एक टाइम पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, 10 लाख रुपए से ज्यादा की आइटम्स को जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बट अब इसको जो है हटा दिया गया कि वो 10 लाख से ज्यादा का भी जो है एक टाइम पे एक कंसाइनमेंट के आधार पे क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। पहले सिंगल कंसाइनमेंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा की अगर वैल्यू रहती है तो वो एक्सपोर्ट नहीं होता था, 10 लाख उसके लिए एक तरह का कैपिंग वैल्यू ये लगा दी गई थी, बट अब इस कैपिंग वैल्यू को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना, तो इससे क्या होगा, और ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और ज्यादा क्वांटिटी जो है वो भेज पाएंगे बाहर के लिए। ठीक है, तो ये बात होगी। इसके बाद देखिए एकल डिजिटल खिड़की प्रणाली, यानी कि जिसे हम सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं, जैसे स्विफ्ट भी एक रहता भी जो सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड है, जहां पर अगर हम बात करें, देखिए देश विदेश से जो है जो भी भारत के एक्सपोर्टर्स की जानकारी चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कौन कौन से एक्सपोर्टर कौन कौन सी कमोडिटी जो है भेज सकते हैं हमें, हम किन से खरीद सकते हैं, तो उनके लिए एक सिंगल विंडो इंटरफेस रहता है, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा, वहां पर जाकर के वो सभी की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी, सारी चीजें ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो ऑफलाइन वाला एक तरह से झंझट होती है वो दूर हो जाती है, तो ऐसे चीजों को और ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है। अब इससे लाभ क्या होगा, जो भी देखिए हमारे पास ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग हो गया, चाहे हमारे पास जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो गया, या किसी भी तरह के ये हमारे पास जो प्रोडक्शन सेक्टर से इन्वॉल्व जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको जो है और ज्यादा प्रोत्साहन यहाँ पर मिलेगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जो है हमें यहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिलता है जिसकी शुरुआत की जा रही है, जैसे शी मार्ट है, यानी कि जो इससे पहले एक प्रोग्राम चला, कौन सा, लखपति दीदी प्रोग्राम जो चला था, ठीक है, जहां पर लगभग जो 1 साल का टारगेट यहाँ पर रखा गया था कि जो भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं उनको इस तरह के बिजनेसेस में इन्वॉल्व कराया जाएगा, जो लगभग आपको 1 साल में 1 लाख रुपए तक की इनकम जो है जरूर वहां पर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है और एक चीज को जोड़ दिया गया है, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट को जो है यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यानी कि अब इनको इसलिए भी यहाँ पर फंडिंग जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, वित्तीय सहायता जो है यहाँ पर दी जाएगी कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं, वो अपने मार्ट्स खोल सकती हैं, अपने ही जो है वो रिटेल सेंटर खोल सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है। इससे क्या होगा भाई, एक तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ये सहायता मिलेगी, ये आसपास के जो सहकारी बैंक है, दूसरे बैंक से, वहां से जो है ये सहायता उनको प्रदान की जाएगी। अब इसमें लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता, स्वावलंबन तथा स्थानीय उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन हेतु सक्षम बनाना, कि वो क्या हो, जैसे ओडीओपी जैसे प्रोडक्ट है उनको आगे लाएं, जो भी उनके एरिया के जीआई रिलेटेड प्रोडक्ट है उनको जो है वो आगे लाएं, अब वो किसी और पे उनकी मार्केटिंग के लिए डिपेंड ना रहे, अपने आप ही जो उनकी मार्केटिंग भी करें। इसके लिए उनके लिए जो है मार्ट खोलने के लिए, यानी कि छोटी छोटी जो भी रिटेल सेंटर्स रहते हैं, मॉल्स रहते हैं, उनको खोलने के लिए जो है यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है,
तो ये एक नया प्रावधान रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर फिशरी सेक्टर की, ठीक है, अब हमारे पास फिशरी सेक्टर आता है, यानी कि मत्स्य पालन वाला हमारे पास यहाँ पर सेक्टर आएगा, मछली पालन संबंधित आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, भारतीय मत्स्य नौकाओं द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जो EEZ जिन्हें कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, या इसके अलावा जो उच्च सागर यानी कि हाई सीज में जो पकड़ी गई मछलियां हैं उनमें जो है किसी तरह की कोई ड्यूटी नहीं ली जाएगी, किसी तरह का कोई जो है उनमें से एक तरह से पैसा नहीं काटा जाएगा, या ड्यूटी जो उनमें से नहीं ली जाएगी, सिंपल सी बात अगर होगी, ठीक है, ड्यूटी फ्री रहेंगी ये। यानी कि जब भी वो भारत में आए या भारत में वो उनकी लैंडिंग हो तो उनसे किसी तरह का कोई कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये ड्यूटी फ्री कर दी गई है। विदेशी बंदरगाह पर उतारी गई मछलियां निर्यात मानी जाएंगी, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है कि अगर कोई किसी दूसरे बंदरगाह पे उतारता है, विदेशी बंदरगाह पे उतारता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आएगा, तो उस हिसाब से उसमें वो काउंट किया जाएगा, एक्सपोर्ट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर अपने में उतारा जाता है तो फिर उसमें किसी तरह की कोई ड्यूटी फ्री नहीं रहेगी। इसके अलावा देखिए समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण यानी कि जो सी फूड प्रोसेसिंग हेतु कच्चे माल की शुल्क मुक्त सीमा जो है 1% से बढ़ा करके 3% जो है यहाँ पर कर दी गई है, यानी कि फ्री ऑन बोर्ड जो मूल्य है वो 1% तक की छूट उसमें पहले मिलती थी, अब जो है वहां पर 3% की छूट मिलेगी, यानी कि जो टोटल व्यय है, ठीक है, जैसे कि अगर टोटल व्यय क्या है भाई, वहां पर 50 लाख रुपए है, उसका जो टोटल खर्चा है वो 50 लाख है, तो उसका 1% पहले क्या कर दिया जाता था, माफ कर दिया जाता था। अब जो है 3% क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर माफ कर दिया जाएगा, तो 1% से बढ़ा करके 3% इसको कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब इसका लाभ क्या रहेगा कि जो भी देखिए समुद्री उत्पाद का जो निर्यात है उसमें वृद्धि होगी, और जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल रीजन्स हैं, सी के आसपास के एरिया है, नदियों के आसपास के एरिया है, वहां के लोगों को जो है एक तरह की एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वो अपना बिजनेस चला पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पशुपालन और दुग्ध क्षेत्र विकास से संबंधित, यानी कि हमारे पास लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर से रिलेटेड जो प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, इनकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पहला जो प्रावधान है वो वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें देखिए पशु चिकित्सा अवसंरचना यानी कि वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो इसके लिए देखिए क्या क्या किया जा रहा है, जो पशु है भाई वो स्वस्थ रहने चाहिए, इसके लिए भी कुछ प्रावधान है। तो जैसे कि देखिए निजी क्षेत्र के लिए ऋण संलग्न पूंजी अनुदान यानी कि लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम का जो है यहाँ पर आरंभ किया जाएगा, और इसके अंतर्गत जो है अलग अलग जो क्षेत्र है उनमें विकास किया जाएगा लाइफ स्टॉक की फील्ड में, जिसमें क्या किया था भाई, पशु चिकित्सा एवं पैरा वेटनरी महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस जो है यहाँ पर खोले जाएंगे, ठीक है, जो वेटनरी कॉलेजेस और इसके अलावा पैरा वेटनरी कॉलेजेस खोले जाएंगे, पशु चिकित्सालय जो है यहाँ पर खोले जाएंगे, ठीक है, जो एनिमल रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल्स रहते हैं, ठीक है, वो खोले जाएंगे। इसके अलावा देखिए रोग निदान प्रयोगशालाएं यानी कि डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, जहां पर जो है जांच हो सकती है पशुओं की, उनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड कराया जा सकता है, वो यहाँ पर खोले जाएंगे। प्रजनन एवं नस्ल सुधार केंद्र जो है यहाँ पर खोले जाएंगे, जहां से अगर देखा जाए तो देखिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सुविधाएं प्रदान करेंगे, जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट है या ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट है, उसमें जो है वो एक तरह से इन्वॉल्व होंगी, ऐसी संस्थाएं जो है यहाँ पर खोली जाएंगी। इसके अलावा जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, देखिए लक्ष्य रखा गया कि 20,000 से अधिक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक एवं पैरा वेटनरी पेशेवर तैयार करना, यानी कि यहाँ पर एक तरह से बनाना है, लोगों को तैयार करना है, स्टूडेंट्स को या एंटरप्रेन्योर्स को जो है किस फील्ड में लाना है, वेटनरी की फील्ड में और वेटनरी डॉक्टरेट की फील्ड में यहाँ पर लाना है, ठीक है, कि वो जो है वेटनरी डॉक्टर बने और उस फिर जाकर के जो है पशु चिकित्सा में जो है उनका एक योगदान रहे। तो इसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़े, क्योंकि कॉलेजेस खोले जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ने भी बच्चे आएंगे भाई, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तरह से और ज़्यादा जो है पशुपालन की फील्ड में जो है इंप्रूवमेंट होगी, सुधार जो है यहाँ पर होगा। तो ये एम रखा गया है कि लगभग 20,000 से अधिक जो है यहाँ पर ट्रेनिंग जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमने क्या करने हैं यहाँ पर तैयार करने हैं, ठीक है, प्रशिक्षु जो है यहाँ पर तैयार करने हैं। इसके अलावा लाभ क्या होगा, देखिए इसमें पशुधन स्वास्थ्य यानी कि लाइफ स्टॉक का ओवरऑल जो हेल्थ मैनेजमेंट वो सही से हो पाएगी, अगर ये सही से इम्प्लीकेबल हो गया एक तरह से। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए दुग्ध उत्पादन यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण रोजगार के अवसरों में जो है यहाँ पर वृद्धि होगी, यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ पर बढ़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें देखिए सहकारी क्षेत्र में प्रोत्साहन यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर में देखिए क्या क्या यहाँ पर इंसेंटिव के लिए यहाँ पर एक तरह से योगदान दिया जा रहा है।
तो इसमें अगर बात करें, देखिए जो कर छूट देखिए पहले दूध, तिलहन, फल और सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को जो है प्राप्त थी, अब उसमें दो और चीजों को इंक्लूड किया गया है। एक आता है उसमें पशु आहार, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा आता है कपास बीज, ठीक है, इन दोनों कमोडिटीज को भी अब जो है यहाँ पर किस तरह से, जैसे दूध, तिलहन, फल और सब्जी उत्पादक जो भी एजेंसीज रहती थी उन पे जो कर रहता था, कर की सीमा जो रहती थी कम, मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो आपका यहाँ पर 0% रहता भी मिल्क प्रोडक्ट पे, और कुछ पे जो है यहाँ पर जो ज्यादा प्रोसेस्ड हो उन पे 5% तक का रहता है, ठीक है, ये इसलिए बाकी जो उनकी मशीनरी हो उस पे 18% तक का रहता है, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत जो है अब कैटल फीड और कपास बीज यानी कि कॉटन सीड को भी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, इससे जो है नॉर्मली हम अवेलेबल करा पाएंगे, जो इम्प्रूव्ड फीड है, खाद्यान्न है पशुओं के लिए, वो जो है अवेलेबल करा पाएंगे। इसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय सहकारी महासंघों यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशंस जो हैं, इनको 3 वर्ष की लाभांश कर मुक्ति यानी कि टैक्स एग्जेम्पशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 3 वर्षों तक जो है इनको क्या रखा जाएगा, एक तरह से टैक्सेस में जो है एग्जेम्पशंस दी जाएंगी। ये शुरुआत इसकी होगी 31 जनवरी 2026 तक के निवेश जिसने कर दिए हैं उसमें, ठीक है, ये आपने यहाँ पर ध्यान देना है, जिसने जो है आपका यहाँ पर निवेश अभी तक कर दिए गए हैं, कब तक, जो 31 जनवरी 2026 तक, ठीक है। जहां जहां व्यय हो चुका है उस पे जो है टैक्स एग्जेम्पशन जो है यहाँ पर फ्यूचर के लिए देखने को मिलती है हमें। इसके बाद देखिए परिणाम की अगर हम बात करें, इससे क्या होगा भाई, जो एक तरह से आधुनिक तरीके से दुग्ध, चारा एवं बीज सहकारिता को सशक्त बनाना जो है यहाँ पर इसका उद्देश्य रहता है, और इसके जो है आगे ये परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बात करें फसल और रेशा विकास रिलेटेड यानी कि क्रॉप और फाइबर डेवलपमेंट के लिए जो है क्या क्या यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय रेशा योजना यानी कि नेशनल फाइबर स्कीम पहले से ये चल रही है भाई, बहुत सारी स्कीम्स जो है पहले से चल रही हैं, इसमें जो है और ज्यादा प्रावधानों यहाँ पर जोड़े गए हैं। इसमें अगर हम बात करें, देखिए इसके अंतर्गत जो है रेशम, ऊन, जूट और कृत्रिम रेशों में जो है आत्मनिर्भरता यानी कि जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा जिन क्षेत्रों में जो है ये उत्पादन ज्यादा होता है वहां के लोग जो है इन बिजनेसेस में ही ज्यादा इन्वॉल्व हो। दूसरा टैक्स इको पहल, टैक्स इको पहल या टैक्स इको इनिशिएटिव जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा पर्यावरण अनुकूल वस्त्र निर्माण करना। टैक्स इको की अगर हम बात करते हैं, देखिए तो ये क्या है कि हम जो भी यहाँ पर फाइबर या ये सारे के सारे फाइबर प्रोड्यूस करें, वस्त्रों का उत्पादन करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या अपैरल इंडस्ट्री में जो है अगर हम वहां पर काम कर रहे हैं तो उत्पादन किस तरह का होगा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भारत तक के लिए होगा, उत्पादन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर किया जाएगा, ताकि अगर एक्सपोर्ट भी करना पड़े तो एक्सपोर्ट में उसको लाया जाए, ठीक है। समर्थ 2.0 के अंतर्गत जो है वस्त्र उद्योग हेतु कौशल विकास यानी कि ये ओवरऑल जो हमें समर्थ 2.0 जो ये प्रोग्राम देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी भाई, ठीक है। ट्रेनिंग किससे रिलेटेड, जो देखिए ग्रामीण बुनकरों एवं कारीगरों के लिए हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम को सुदृढ़ किया गया है। यहाँ पर ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराई जाएगी समर्थ 2.0 के अंतर्गत, जिसमें अगर हम बात करें, देखिए जो टारगेट यहाँ पर रखा गया है कि लगभग जो है 10 लाख पर्सन को, ठीक है, जिसमें से 9 लाख जो पर्सन रहेंगे वो एक तरह से वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत, और 1 लाख जो ट्रेडिशनल सेक्टर में यानी कि जो अपने ही गांव में अपने ही छोटे मोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो भी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत रह करके ही उस तरह के हाई क्वालिटी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये है। इसके बाद देखिए हरित एवं सतत कृषि की अगर हम बात करें, देखिए यानी कि ग्रीन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो है यहाँ पर जैव गैस मिश्रित संपीड़ित गैस यानी कि जैसे बायोगैस हो गया, या इसके अलावा जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, इस पे जो है केंद्रीय उत्पादक शुल्क यानी कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उस पे पूर्ण रूप से छूट दे दी गई, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, ठीक है, सीएनजी को और बायोगैसेस को। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जैव ऊर्जा संयंत्र यानी कि जो बायो एनर्जी प्लांट्स है उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है इन पे काम किया जाएगा, ठीक है, इनको स्थापित किया जाएगा। जो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उन पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर काम किया जाएगा, और एग्रीकल्चर के लिए ज्यादातर ऐसे यंत्रों को जो है बनाया जाएगा, ऐसी मशीनरी को बनाया जाएगा जो सोलर सिस्टम पे वर्क करती हो या बैटरी सिस्टम पे वर्क करती हो, यानी कि वो ज्यादा जीवाश्म ईंधन पर डिपेंड ना हो, वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो, ना कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। इसके अलावा यह भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य जो है यानी कि जो नेट जीरो एमिशन जो एम रखा गया है भारत के द्वारा 2070 तक, उस दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण कदम ये रहता है, ठीक है,
कि भारत जो है उत्सर्जन यहाँ पर कम करे, जो भी यहाँ पर हमारे पास ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इनका उत्सर्जन कम करे, जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन होती है उस पे जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम हो, ठीक है, ताकि फ्रीली जो है यहाँ पर कार्बन और कार्बन रिलेटेड कंपाउंड एनवायरनमेंट में रिलीज होकर के पॉल्यूशन को बढ़ावा ना दें या ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस को बढ़ावा ना दें। इसके बाद अगर हम बात करते थे कि क्षेत्रीय विकास एवं कृषि पर्यटन पर भी काम किया जा रहा है, यानी कि एग्रो टूरिज्म और जो रीजनल एग्रीकल्चर टूरिज्म है उस पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे जो पूर्वोदय राज्य किसे कहा जाता है अभी, इसके अंतर्गत हमारे पास बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया। एक तो ये राज्य हो गए, इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, इनमें अगर देखा जाए तो कृषि, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, इसके अलावा इरिगेशन और जो रूरल टूरिज्म होता है भाई, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसके लिए जो है विशेष योजनाओं का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। उससे रिलेटेड यहाँ पर काम जैसे कॉरिडोर डेवलपमेंट करना, वो जो है उस पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फाइनली यहाँ पर बात करें, देखिए औद्योगिक एवं खाद्य निवेश को बढ़ावा दिया गया है, तो किस तरह से खाद्य औद्योगिक पार्क डेवलप करके, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज केंद्रों को विकसित करने का जो है एक तरह से प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा लॉजिस्टिक हब बनाने की, यानी कि जो मार्केटिंग जो चेन है भाई, उसको जो है लॉजिस्टिक जो चेन है वो जो है अच्छे तरीके से वर्क करे, इसके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की फैसिलिटीज हो गई, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स वगैरह हो गए, उन फैसिलिटीज पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर काम किया जाएगा। प्रसंस्करण इकाइयां यानी कि जो भी हमारे पास जो है ओवरऑल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर ये चीजें सारी की सारी जो है हमारे पास सही रहेंगी, जो जो ओवरऑल यूनिट्स हमारे पास हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो भी सही तरीके से उत्पादन कर पाएंगे और उनका उत्पादन वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इससे कृषि उत्पादों का जो भंडारण क्षमता है वो बढ़ेगी, कोल्ड चेन रहेगी, कोल्ड स्टोरेज रहेगी, तो वो भंडारण क्षमता बढ़ेगी, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, चीजों की लंबे समय तक जो है वो अवेलेबल होंगे और उनकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मेंटेन रहेगी। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है क्या होंगे, इससे वहां पर कम होंगे, कोल्ड स्टोरेज यूनिट होंगी, ठीक है, उससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से सुरक्षित वहां पर रह पाएगा। परिवहन की सुविधाएं होगी और इसके अलावा जो है यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके निर्यात पे भी यहाँ पर फोकस किया गया है, यानी कि जरूरी नहीं हम सिर्फ जो डोमेस्टिक नीड है उसी को फुलफिल करें, साथ ही साथ जो है यहाँ पर हम क्या करें भी, जो भी जितनी ज्यादा जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन हो सकती है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो सकती है, उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व हो। इसलिए डिफरेंट टाइप के जितने भी हमने आज की क्लास में यहाँ पर ये सारी के सारी ओवरऑल योजनाएं या स्कीम्स या इसके अलावा ये प्रावधान हमने यहाँ पर देखे, तो इस पे जो है काम किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ देखिए ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से आपको जितनी चीजें यहाँ पर बताई कि आपके लिए जो है ये हेल्पफुल होंगी, कहीं ना कहीं जरूर आपको जो है यहाँ पर ये मदद देंगी। तो इस तरह से देखिए आपने ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर थी जो एग्जाम फोकस्ड भी रहती हैं। बजट एलोकेशन कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें अलग अलग योजनाओं के लिए कितना कितना व्यय किया जाएगा, वो जो है एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों पर आपने यहाँ पर ध्यान देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।